जेन टेक्नोलॉजी। भाई आज के दिन में यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। ऐसा क्या हो गया स्टॉक्स में, तो पूरा डिटेल पॉजिटिव नेगेटिव शेयर करूंगा। किस स्टॉक कंपनी पूरा बुरा हो गया, बर्बाद हो गया, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो कुछ समझ के जाएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले बता दो, इंडियन ओवरऑल स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो उसके हिसाब से भी ये स्टॉक्स गिर रहा है। और Q3 में कितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए तो फिर भी गिर रहा है। देखो, गिरने का दो तीन मेन रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बता दो, यूएस, हमारे डोनाल्ड चाचा, ये ट्रम्प चाचा यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं चाचा, क्यों ऐसा कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत करो यार हमारे इंडिया के ऊपर। चलो, भीख नहीं मांगना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दो, हमारे ट्रम्प चाचा क्या करते हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। और अभी इंडिया की बारी थी, अभी इंडिया में भी टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो, मोदी जी यूएस अभी गए थे, यूएस पहुँचने से पहले उसने यार टैरिफ मतलब साइन कर दिए। और उसके अलावा मोदी जी के सामने तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट में जितना टैक्स लगाएंगे, यानी कि टैरिफ लगाएंगे, और मैं भी आपके प्रोडक्ट में उतना ही टैक्स लगाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में जो होता है ना, यूएस प्रोडक्ट इंडिया में जितना भी आता है, यूएस कंपनी जितना भी आता है, तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 100। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कौन सा बाइक है अभी, वो बाइक है, बाइक का नाम मुझे अभी याद, हार्ले डिवीजन, राइट। हार्ले डिवीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टैक्स। आप यूएस का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स लगा के रखे हैं। तो इसके लिए अब ट्रम्प चाचा ने बोल दिया सीधे सीधे कि इंडिया है ना, बहुत बड़े मतलब टैरिफ के किंग है। तो ये बात सच है, क्योंकि इंडिया से बहुत सामान एक्सपोर्ट होता है यूएस में, और यूएस से भी आता है, यूएस से थोड़ा कम आता है, बट इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इसके लिए क्या है, ट्रम्प बहुत बड़े बिजनेसमैन है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में बात हो गई। तो क्या ऐसा इस कंपनी में ऐसा क्या हो गया है जो इतना ज़्यादा गिर रहा है। सबसे पहले अभी क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट जो यहाँ पे आया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स देख लेते हैं, 152 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर सेल्स है 242 करोड़। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ना भाई, लगभग 37% का गिरावट हो चुका है। ठीक है, -37% का गिरावट हो चुका है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं, लास्ट ईयर यानी कि 99 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं 53% का सेल्स हुआ है। ठीक है, कंपनी अच्छा है, कंपनी हमेशा से जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस है, मतलब डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स में हमेशा रिटर्न देता है। और तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स 53% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37% से गिरावट हो चुका है। चलिए, बात को थोड़ा सा डबल रिपीट कर दिया, सॉरी। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर 42 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 63 करोड़। तो यहीं पे और एक दिक्कत हो गई कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 32% से गिरावट हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गिरावट हो चुका है। अब अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे, यानी कि लास्ट ईयर 29 करोड़, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं 33% से नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि इस कंपनी का दिक्कत क्या हो गया, ओवरऑल बता दूं, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डिप हो चुका है, कितना, 37%। ठीक है, और उसके बाद बता दो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 33% से हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% से गिरावट हो गया। तो ये है थोड़ा सा दिक्कत। ईपीएस वही ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा गिरा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ है, इसकी वजह से 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। जेन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 9,746 करोड़। तो और उसके बाद में स्टॉक भी 45, और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 39। तो उसके हिसाब से ठीक है, अंडर कंट्रोल में है, बट अभी भी थोड़ा देखेंगे ओवर वैल्यूड है। तो अभी आप भूल से भी अभी इस स्टॉक में बाय ना करें, ऐसे तो लोअर सर्किट लग चुका है। तो थोड़ा सा रेडर में रखो, अच्छा स्टॉक्स है। मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, रेडर में रखिए। और किसी भी कंपनी, शॉर्ट टर्म न्यूज़ तो आ ही जाता है, ठीक है। तो इससे स्टॉक मार्केट या इससे कंपनी कोई बुरा नहीं हो जाता है। जो लंबे खिलाड़ी होता है ना भाई, जो लंबे रेस के खिलाड़ी होता है ना, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में जो बैड न्यूज़ होता है ना, वहाँ पे जो गिरावट होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वही स्मार्ट प्लेयर यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर, तो वहाँ पे थोड़ा बाय ऑन डिप करते हैं। ठीक है, वहाँ पे और थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आप बताओ, जब गोल्ड है ना सस्ता प्राइस हो जाए, तब क्या करते हो, लपक लेते हैं भाई, पब्लिक लाइन लगा के खरीद लेते हैं। 2-5 हज़ार जैसे ही डाउन हुए, तो गोल्ड के वैल्यू पता नहीं इंडियन पब्लिक को समझ में आता है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वैल्यू क्यों समझ में नहीं आता मुझे, ये तो मैं तो हैरान हूँ। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं भी जागरूक करने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट पहले समझने की चीज़ है, उसके बाद में इन्वेस्ट करो। आंख मूंद के इन्वेस्ट करेंगे तो फिर क्या, सट्टाबाजी हो जाएगा। स्टॉक मार्केट इसकी वजह से, सट्टाबाजी नाम से बड़े फेमस है। पता नहीं, गिरता रहता है तो लगता है कि यार स्टॉक मार्केट बुरा हो गया। आप जैसे ही शेयर खरीदते हो, तो उसके बाद में क्या होता है, शेयर प्राइस नीचे चला जाता है। तो ये एक स्टॉक मार्केट का फंड है। आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी भी स्टॉक्स में ना वन टाइम एक साथ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, 3-4 बार में बाय करना चाहिए। तो आप जब खरीदते हो, तो उसके बाद में देखो, अगर 15% गिरता है, तो
खरीदो। और कोई शॉर्ट टर्म थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा डिप हो जाता है, जैसे कि अभी हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा खरीदो और कुछ टाइम देखते हैं। अगर उस बीच में रिटर्न देता है तो फिर आप चिल करो, थोड़ा प्रॉफिट बुक करो और थोड़ा थोड़ा परसेंटेज प्रॉफिट बुक करो और एंजॉय करो, मजा करो यार, पार्टी करो, चिल करो। और गिरता है तो और थोड़ा सा खरीदो, लेकिन हाँ एक स्टॉक्स में नहीं। आपके पास अगर 1 लाख रुपया होता है ना, तो आप कम से कम 5-6 स्टॉक्स रखो। तो 5-6 स्टॉक्स में इस तरीके से आपको एवरेज करना है, ठीक है। आपको 1 लाख में से थोड़ा थोड़ा लगाना है, 5-5 हज़ार के लगाना है, और जैसे जैसे गिरेगा और थोड़ा ऐड करना है, और उससे अगर थोड़ा थोड़ा रिटर्न देगा तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है, तो आपको मजा आने लगेगा। तो स्टॉक मार्केट का मैं तो बोलता हूँ एक ये सिंपल फंड है, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट का अगर डीप में खरीदने आप सीख जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप रिटर्न कमाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में है, आप अगर मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल तक होल्ड करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंपनी रिटर्न देगा। कोई भी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे अगर 5 कंपनी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मान लीजिए अगर 2 कंपनी बुरा भी हो जाए, ठीक है, 3 कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न दे देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप एक बात बताइए, जैसे कि मान लो आपके पास 5 लाख रुपये है, ठीक है, आप 10 स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए, चलो ठीक है, 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किए, इसको साइड में रखते हैं। आप अगर 10 बार सिक्का उछालते हैं ना, तो आपको क्या 10 बार टेल आएगा या 10 बार हेड आएगा? आप खुद बताइए, आप खुद एक बार सिक्का उछाल के देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 7 बार हेड आएगा तो 3 बार टेल आएगा। भाई 3 बार टेल तो आएगा ना। तो चलो मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आप अगर 10 स्टॉक्स में लगाते हैं, मान लीजिए 3 स्टॉक्स आपका 7 स्टॉक्स आपका गिरावट हो गया है, 3 स्टॉक्स आपका रिटर्न दिया। देखो वो इस 3 स्टॉक्स है ना, उस 3 स्टॉक्स है ना, इतना ज़्यादा 3 साल 5 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न दे देगा ना, 7 स्टॉक्स को पूरा कवर कर देगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो आपके पास अगर लाख 2 लाख या 5 लाख रुपया आप 10 स्टॉक्स में पूरा मतलब एवरेज करके आप लगाते हैं, तो वहाँ पे एवरेज होता है मान लीजिए मतलब 50,000, 40,000, 50,000। तो आपको गिरेगा तो 40,000 50,000 लॉस होगा, लेकिन आपको अगर रिटर्न देगा ना तो अनलिमिटेड, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको हो सकता है कि एक स्टॉक्स 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक रिटर्न दे भी दे, और 5 साल में ऐसा हो सकता है कि 2-3 हज़ार, 5,000% का भी रिटर्न दे देना, तो आपको करोड़ों भी जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में गिरेगा तो नीचे नीचे जमीन है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर जाएगा ना, आसमान कहाँ पे है वो मुझे भी नहीं पता है, तो वहाँ तक कहीं पर भी जा सकता है। जस्ट एक इस टाइप का है, आप अपने तरफ से थोड़ा सा समझिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 100% और प्रॉफिट ग्रोथ 91%, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी जाके उस कंपनी को एक जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर अच्छा है। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस तरीके से रिजल्ट होने के बाद में उसको ईयर ऑन ईयर काउंट होता है, ठीक है, ये एक सच्चाई है। और इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36, यही ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स जितना होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और इसके अलावा कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कर्जा कितना है, कर्जा 62 करोड़। और उसके हिसाब से कोई कंपनी प्लेस है क्या? नहीं, प्लेस नहीं है, बिल्कुल जीरो है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा फिलहाल अभी 58% का करेक्शन हो चुका है, ठीक है। पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री पी जब जब सभी स्टॉक्स नीचे गिर जाता है ना, मैक्सिमम इंडियन स्टॉक, तो इंडस्ट्री पी भी लो हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस स्टॉक्स ने एक टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न दिया था। रिटर्न के बारे में भी आपको चेक कराऊंगा। और इसके अलावा आरएसआई देखेंगे ना, 23 बिल्कुल अभी लो लेवल में आ चुका है। इससे पहले आरएसआई इतना कभी नीचे नहीं आया था, और ऑलरेडी 58% का करेक्शन हो चुका है। आज के दिन में 20% गिर गया, मैं भी सॉफ्ट हूँ। और कंपनी का कर्जा डेट टू इक्विटी में बिल्कुल देखेंगे ना के बराबर, और रिजर्व काफ़ी मैसिव हाई है, 1552 करोड़। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत जरूरत है। प्रोमोटर यहाँ पे देखेंगे 49%, अगर 50% होता तो एक अच्छा मान सकते थे, बट ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या है, कंपनी को जरूरत पड़ता है पैसा का, तो थोड़ा बहुत बेचते रहते हैं। कोई ना, प्रोमोटर 1% नहीं होता है, प्रोमोटर का एक ग्रुप होता है, तो 8-10 लोग होता है, या फिर तो उसके हिसाब से कोई किसी का जरूरत पड़ जाता है तो बेचे। यहाँ पे एफआई का होल्डिंग देखेंगे 8.29%, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एफआई देखेंगे पहले इतना ज़्यादा नहीं था, 2021-22 में, 23 में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे हिस्सादारी बढ़ा चुका है। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर 2024 में काफ़ी ज़्यादा हिस्सादारी बढ़ा लिया था। आप देख सकते हैं कि 5.72 से लेकर 8.29 तक आ गए। तो क्या एफआई बेवकूफ़ है? एफआई के पास कोई रिसर्चेबल नहीं, बहुत ज़्यादा रिसर्च सोर्स रहता है भाई, वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर होता है। और डीआई देखेंगे, डीआई का भी हिस्सादारी पहले से बढ़ा लिया है, 8.05 था और 8.97, तो काफ़ी मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ ना, मैं जब एफआईडीआई का इंक्रीज देखता हूँ ना, तो मुझे मजा आ जाता है। देखो यहाँ पर पंपिंग डंपिंग का खेल रहता है ना, तो भाई धीरे धीरे होल्डिंग नहीं बढ़ाते हैं, तो लोग का पैसा क्या कचड़ा है, क्या कागज की टुकड़ा है? नहीं भाई, वो लोग के भी पैसा है, तो कोई ना कोई जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी पब्लिक का ही पैसा आता है, तो
एक फंड हाउस होता है, फंड हाउस में पैसा जमा होता है तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाकर फिर रिटर्न पब्लिक को मिलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी इतना भी अगर बुरा होगा तो एफ आई इतना लंबा, सॉरी, प्रोमोटर इतना लंबा टाइम तक होल्डिंग मेंटेन नहीं करेंगे। और डी आई पहले इतना नहीं था, पहले छोटा कंपनी हुआ करता था, जैसे जैसे बड़ा कंपनी हुआ, अच्छा प्रोडक्ट बनाने लगे, कंपनी का डिटेल्स आया तो धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाने लगे। तो ये मुझे इन्वेस्ट करने के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, मेरे पास तो एक बहुत बड़ा मौका है, आज गिरा है, और अगर एक दो दिन में और ज़्यादा गिर जाता है तो मैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करूँगा। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, डायरेक्टली बाय करने का आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। जस्ट आप रेडर में रखो, अच्छे कंपनी को पहचानना सीखो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो भाई लंबा हो जाता है, सॉरी माफ़ कीजिए, लेकिन आप देखेंगे एंड तक तो कुछ सीख के जाएंगे, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।